क्या होता है, तो इसे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों को 10 नंबर दिए गए 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप लोगों को कहा गया है कि उसे अरेंज करना है। तो आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखते चलेगा 10 तक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा इसे 5 को लिखने के बाद 6 यहाँ से शुरू करे, 6 7 8 9 10, क्योंकि अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है उन लोगों का। तो किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, या कोई बच्चा इस तरीके से कर सकता है कि 1 2 3 और 1 2 लिया यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 9 10, या कोई एक पूरा वर्टिकल कॉलम बना सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जितने भी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जो भी अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट के बाद वो एक रेक्टेंगल की शक्ल में अगर दिख रहा है, जैसे कि ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल की शक्ल में दिख रहा है। अगर इसे हम लोग एक बॉक्स में बंद करते हैं तो ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का शेप बना। ये भी क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का शेप बना। अगर हम लोग सिर्फ 1 से लेकर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का शेप बना। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये भी क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का शेप बनता। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और कोई भी चीज़ इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास कितना रो दिख रहा है, 2 रो, पहला रो दूसरा रो, लेकिन यहाँ पे कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 2 रो है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो पहला रो दूसरा रो 3 रो 4 रो 5 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 और 2। यहाँ पर रो कितना है, 1, कॉलम कितना है, 10, 1 2 3। इस तरीके से अगर हम लोग वर्टिकली अरेंज करते हैं तो हम लोगों को रो कितना मिलने वाला था, 10, लेकिन कॉलम कितना मिलता, 1। तो इस तरीके से हम लोग बहुत तरह के फॉर्म का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को, नंबरों को अरेंज करके। तो इसे ही मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिक्स का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ सिर्फ इस तरीके से ABC, जिसमें सिर्फ एक रो। अच्छा, मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते किस तरीके से हैं, इस तरीके से एक बॉक्स में दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC और D, इसे हम लोग पूरा का पूरा बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 2, तो इसे हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है। ओके, कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है ABC और D। ठीक, ये दूसरा हुआ। यहाँ पर ये तीसरा भी है, ये चौथा भी है, बहुत सारा है, ये भी एक हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा के ABCD के टर्म में ही लिखते हैं सारे को। एक और मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं इस तरीके से ABCD। ठीक, ओके, उसके बाद ABCD को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ABCDEF। और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जैसे कि 0 0 0 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हर मैट्रिक्स का एक अलग अलग अपना अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो मतलब रो नॉट इक्वल टू कॉलम, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर सिर्फ रो है, एक रो है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। एक रो रहने से रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहने से कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे यहाँ पे कॉलम बहुत है लेकिन रो कितना है, एक, तो इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर एक कॉलम, इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, साथ ही साथ इसके सारे एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 0, तो इसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं या तो फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अच्छा, एक और मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर इस डायगोनल का वैल्यू जो होगा सब 1 1 होगा, और बाकी सारे एलिमेंट इस डायगोनल के नीचे और ऊपर जितने नंबर होंगे उन सारे नंबरों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग आई से दिखाते हैं। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल आई। नल मैट्रिक्स जो अभी मैंने यूज किया उसका सिंबल क्या है, ओ।
ओ से हम लोग दिखाते हैं नल मैट्रिक्स को, आई से दिखाते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, बाकी सबको हम लोग नॉर्मल कोई भी नाम से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो आप लोग एमएल अग्रवाल में पढ़ने वाले हैं उसका पूरा कंसेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर है। तो इक्वल मैट्रिक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल हम लोग कब कहेंगे, इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABCPQR। यहाँ पर रो कितना 2, यहाँ पर भी रो 2, यहाँ पे कॉलम कितना 3, यहाँ पे कॉलम कितना 3। एक और मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ ABCDEF और एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ ABCPQ और R। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन सा है। ये सारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो सबसे पहली बात ये बहुत ज़रूरी है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उन दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग नोट करना कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। दूसरी बात कि दोनों मैट्रिक्स के हर पोजीशन के एलिमेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है A, यहाँ पर भी क्या है A, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट B, यहाँ पर भी B, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट C, यहाँ भी C, यहाँ D, D, E, E, F और F। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इसका भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल तो है, लेकिन इस पोजीशन पे D है और इस पोजीशन पे P है, यहाँ पर E है, यहाँ पर Q है और यहाँ F है, यहाँ पर R है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन उसी जगह जब हम इसे देखते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम है और साथ ही साथ सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला कि दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, हर पोजीशन पे सेम पोजीशन पे एलिमेंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग थोड़ा आगे कुछ और भी पॉइंट को देखते हैं, या अब इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर एक और कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे कि अगर कह दिया गया कि A एक मैट्रिक्स है, AB एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या है A और B, और B एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या है A और C, या A और B ले लेते हैं। तो क्या A B मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है? तो जवाब है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एलिमेंट तो सेम दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें कॉलम कितना है, एक, रो कितना है, दो रो एक कॉलम, लेकिन इसमें रो एक कॉलम 2, उल्टा हो गया। तो इसे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर A एक मैट्रिक्स दिया गया है A B और B एक मैट्रिक्स दिया गया है P Q, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? तो जवाब इसमें ऑर्डर तो सेम, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सेम है। इसमें भी 2 रो एक कॉलम, इसमें भी 2 रो एक कॉलम, लेकिन दोनों का एलिमेंट अलग अलग है। सेम पोजीशन पे एलिमेंट जो है अलग अलग, इसलिए इसे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपसे सवाल में ये कह दिया जाए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x y 3 2 p, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 5 a b, और ये कह दिया गया कि इक्वल है। तो जब इक्वल है तो आप लोगों को पता है इक्वल कब होता है? उस वक्त होता है जब सेम पोजीशन के एलिमेंट का वैल्यू इक्वल होता है। तो आपको कह दिया जाएगा कि इक्वल है, x का वैल्यू बताओ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए? क्योंकि मालूम है आप लोगों को अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो अगर यहाँ 1 है तो ये x भी 1 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। तो ये कंसेप्ट था कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। और अगर आपसे कह दिया गया इक्वल है तो आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट का वैल्यू इक्वल कर देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि चेक करो इक्वल है कि नहीं, तो आप लोगों को चेक करके बताना है कि इक्वल है या नहीं। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं।
जैसे कि एक सवाल हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 2, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, x प्लस 2 3 6 5z इज इक्वल टू, ये दूसरा मैट्रिक्स है, -5 3 -5 3 और ये y स्क्वायर प्लस y और ये 20। तो ये दोनों इक्वल लिख दिया गया है, तो अब हम लोगों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन बुक में सवाल में ये दे दिया गया है इक्वल, तो मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग से पूछा गया है कि x y z का वैल्यू बताओ। तो मेरे ख्याल से x और z का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा y में मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, -5, तो x का वैल्यू क्या होगा, -7। इसी तरीके से 5z इज इक्वल टू क्या होगा, 5z इज इक्वल टू 20, तो z का वैल्यू क्या होने वाला है, 4। और y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम पोजीशन का एलिमेंट, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी मिडिल टर्म में तोड़ देते हैं, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 3 0, तो यहाँ से y प्लस 3 कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आने वाला है, 2 और -3। तो x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, -7 z4 और y का वैल्यू 2 -3। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों का ये पहला एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम